सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आपको हिंदी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो आज हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला का। वर्णमाला में हमने इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, या वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं हमारे 33। ये सब हम इससे लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे हमने स्वरों का वर्गीकरण भी कुछ पढ़ लिया था। स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला स्वरों का वर्गीकरण। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, उसमें हम आज पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसमव्रत। और उसके बाद होठ के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, प्राणत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों को और छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वर्णमाला स्वरों का वर्गीकरण। तो हम वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है पढ़ेंगे। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है अग्रस्वर। सबसे पहले क्या आता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहती हैं या वे अग्रस्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ई। उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 4। और वो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, ए। कौन कौन से होते हैं, ई, ए। ये 4 ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें अग्रस्वर के नाम से जाना जाता है, जिनमें हमारी जीभ का जिनका उच्चारण हम करते हैं तो जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है। इसके लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए इसको आप क्या करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप बोल के देखिए, जब आप ई का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है। जब हम ई का उच्चारण करेंगे तब भी हमारी जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है। और जब हम ए का उच्चारण करेंगे तब भी हमारी जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है। और जब हम ए का उच्चारण करेंगे तब भी हमारी जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको दे दिया जाएगा कि निम्न में अग्रस्वर कौन सा है, निम्न में अग्रस्वर कौन सा है, और उसमें आपको लिख दिए जाएंगे, आ लिख दिया, आ, उ, ए, री। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको देखना होगा कि इनमें अग्रस्वर कौन सा है। तो आप कैसे पहचान करेंगे, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, हमने तो कुछ बच्चे कहते हैं हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें याद नहीं होता। तो आपको याद नहीं होता, क्यों नहीं होता, लेकिन हम आपको याद कराएंगे। कैसे याद कराएंगे कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। आप
उठेगा, यानी अग्र स्वर आग में क्या होता है, आगे का हिस्सा हमारा सक्रिय रहता है। जब आप बोलेंगे ए तो हमारी जीभ का जो होता है आगे का हिस्सा उठता है। तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा मध्य या केंद्रीय स्वर। मध्य या केंद्रीय स्वर, तो हमारा मध्य या केंद्रीय स्वर कौन सा होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उन्हें मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं या मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, जीभ के बीच का भाग सक्रिय रहता है, उसे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। तो जो मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर होता है उसकी संख्या क्या होती है, उसकी संख्या होती है 1। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर का होता है उसकी संख्या होती है 1। मध्य स्वर केवल एक ही होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आ, जिसे हम क्या बोलते हैं, आ। उसका भी आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप बोल कर देखिए अ जब आप बोलेंगे तो जीभ के हमारे क्या हो, ये बीच का भाग सक्रिय हो। जब हम बोलेंगे तो आप देखिए तो जीभ का जो होता है बीच का हिस्सा होता है, जीभ का बीच का हिस्सा इसमें सक्रिय रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ई ऊ और आ। तो आप एकदम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि यानी मध्य स्वर कहां से आवाज आ रही है, यानी जीभ के मध्य से आवाज आ रही है, तो हमारा मध्य स्वर कौन सा होगा, मध्य स्वर होगा हमारा आ। इसी प्रकार से पश्च स्वर, इसके बाद क्या आता है, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, आ उ ओ आ उ ओ ये 5 क्या होते हैं, हमारे पश्च स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, 5 हमारे पश्च स्वर होते हैं। इनको आप बोलकर देखेंगे आ जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि जीभ के हमारे क्या पीछे का हिस्सा यानी गले के अंदर से कहां से आवाज आ रही है, बिल्कुल यहां से आवाज आती है। कहां से आवाज आती है, गले के अंदर से आवाज आती है आप बोलकर देखिए तो आवाज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यानी जीभ के बिल्कुल पीछे का हिस्सा सक्रिय हो रहा है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। और आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा ई ए और ओ। तो आप एकदम बोल कर देखेंगे, पांचों चारों को बोल कर देखेंगे कहां से आवाज आ रही है और आपको एकदम से पता चल जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ छात्र कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, कैसे समझ में नहीं आता, अगर यदि आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह से प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे तो एक बार में ही सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और हम मानते हैं कि आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आपसे इसमें के कोई भी क्वेश्चन अब आगे से गलत नहीं होंगे। अगला आता है हमारा आ उ ओ। इसके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं कि अगर आपको याद नहीं होता है कि हम कितनी ही संख्या है, अगर संख्या आपको याद नहीं भी होती है तो आप क्या करेंगे, एक ट्रिक ले लेते हैं, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे। आओ से क्या हो जाता है, आ से आ हो गया, ओ से ओ और ओ हो गए, और उल्लू से ऊ दोनों ऊ हो गए। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। यदि आपको याद नहीं रहता है तो इससे आपको 5 वर्ण याद आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, नेक्स्ट वर्गीकरण आता है हमारा मुख के द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी मुख के खुलने के आधार पर, यानी मुख के बोलने से
किस प्रकार से हमारा मुख खुलता है, उससे हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उससे स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है हमारा विव्रत। सबसे पहले कौन सा आता है, विव्रत स्वर। कौन सा स्वर आते हैं, विव्रत स्वर आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, विव्रत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विव्रत स्वर कहलाते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 1। यानी विव्रत स्वर केवल क्या है, केवल एक विव्रत स्वर होता है आ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, यानी सबसे अधिक खुलता है। जब हम बोलते हैं आ, आप बोलकर देखिए हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। जब हम आ बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम विव्रत स्वर कहते हैं। और विव्रत स्वर केवल एक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आ। आ हमारा अकेला एक विव्रत स्वर होता है, क्योंकि इसके बोलने में ही हमारा पूरा मुंह खुलता है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर क्या आता है, अर्धविव्रत स्वर। तो अर्धविव्रत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं, अर्धविव्रत कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार यानी पूरा नहीं खुलता, अर्धविव्रत से कुछ कम खुलता है, पूरा नहीं खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में क्या होता है, कुछ कम खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं, अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। ये अर्धविव्रत कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। आपसे संख्या नहीं पूछी जाती है, आपको तो केवल इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में अर्धविव्रत स्वर कौन सा है, निम्न में विव्रत स्वर कौन सा है, निम्न में समृद्ध स्वर कौन सा है, और निम्न में अर्धसमृद्ध स्वर कौन सा है। या इस तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को कि निम्न में से, निम्न वर्णों में से कौन सा अर्धविव्रत स्वर नहीं है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से बनेगा कि निम्न में अर्धविव्रत स्वर कौन सा है, या निम्न में से अर्धविव्रत स्वर कौन सा नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या होती है 4। उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, अ, ए, ओ, औ। आ, ए, ओ, औ। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अ, ए, ओ, औ। मुंह हमारा खुल रहा है, लेकिन पूरा नहीं खुल रहा है। जिस तरह से आ के बोलने में हमारा मुंह पूरा खुलता है, उतना मुंह हमारा नहीं खुल रहा है। अ, ए, ओ, औ। आप देखिए किस तरह से हमारा मुंह खुल रहा है, यानी अर्धविव्रत, विव्रत की अपेक्षा कुछ कम खुल रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समृद्ध स्वर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, या बिल्कुल ना के बराबर खुलता है, या बिल्कुल ना के बराबर खुलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या भी कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ई, ई, उ, ऊ। आप बोलकर देखिए, ई, उ, ऊ। आप बिल्कुल मुंह बंद करके भी आप इनको बोल सकते हैं। देखिए आप जब ई बोल रहे हैं तो आपको मुंह खोलने के लिए समझ लीजिए ना के बराबर मुंह खोलने की आवश्यकता होती है। ई, ई, उ, ऊ। आपको इस तरह से आप बोलेंगे तो आप इन्हें क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समृद्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण करने में मुंह खोलने की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा अर्धसमृद्ध स्वर। नेक्स्ट क्या आता है, अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है, अर्धसमृद्ध कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं,
रहे हैं, तो और ए और अ की तुलना में हमारा मुंह क्या हो रहा है, कम खुल रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अर्धसंबद्ध स्वर कहा जाता है। तो अब हम मानते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर अब तक हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्वरों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण अगला करते हैं हम होठों की स्थिति के आधार पर। कैसे करते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्रतमुखी। व्रतमुखी, व्रतमुखी किसे कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, व्रतमुखी कहते हैं। यानी व्रतमुखी को और क्या कह सकते हैं, हम जिन्हें वृत्ताकार भी कह सकते हैं। वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ कैसे होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ बिल्कुल कैसे हो जाए, गोलाकार या वृत्ताकार हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, व्रतमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, ओ। आप देखिए आपका मुंह हो, मुंह किस प्रकार से खुलेगा, जब आप ओ बोलेंगे तो बिल्कुल गोल हो जाते हैं ओठ आपके, दोनों कैसे हो जाएंगे, उ, ओ, अ, बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, बिल्कुल गोलाकार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, व्रतमुखी या वृत्ताकार कहा जाता है। व्रतमुखी या वृत्ताकार कहा जाता है। क्योंकि आप बोलकर देखिए, उ, ओ, अ, हमारा होठ बिल्कुल कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल गोलाकार हो जाते हैं, इसलिए इन स्वरों को कहा जाता है व्रतमुखी या वृत्ताकार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है आवृतमुखी। नेक्स्ट क्या आता है अगला हमारा, आवृतमुखी। आवृतमुखी यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, उन्हें आवृतमुखी या अवृत्ताकार कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से स्वर होते हैं, अ, आ, ई, ए, आप अब इनको बोल के देखिए, इनमें मुंह हमारा कैसा हो रहा है, गोलाकार नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, अर्धगोला हो रहा है, आ, ई, ए, हमारा मुंह इसमें वृत्ताकार नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें आवृतमुखी या अवृत्ताकार कहते हैं। इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, किसके आधार पर होता है, स्वरों का वर्गीकरण उसके आधार करेंगे हम प्राणत्व के आधार पर। यानी प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो स्वर प्राणत्व के आधार, प्राण का मतलब होता है हवा, यानी हमारे बोलने पर, उच्चारण करने पर मुंह की हवा किस प्रकार से निकलती है, यानी बहुत कम जहां हवा की अवस्था होती है बहुत कम, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्पप्राण। क्या कहा जाता है, अल्पप्राण। तो सभी स्वर प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ये क्वेश्चन ये आप रट लीजिए, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सभी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को रखा जाता है कि स्वर कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा घोषत्व के आधार पर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब होता है यानी बोलते समय, वर्गीकरण बोलते समय हमारे स्वर तंत्री में जो झंकार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, घोष कहते हैं। तो घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो घोषत्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, सघोष या अघोष। सघोष या अघोष दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, स्वर हो या व्यंजन। लेकिन इसके अंतर्गत जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर में सभी में हमारे बोलने पर झंकार, हमारे स्वर तंत्री में झंकार होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सघोष। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष या घोष होते हैं। सघोष भी कह सकते हैं इन्हें हम, और क्या कह सकते हैं, घोष भी कहते हैं। सघोष या घोष होते हैं। तो यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।